नमस्कार। जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के संबंधों में जो अप्रत्याशित शांति है, और उसके बाद जिस तरीके से भारत की टॉप लीडरशिप हो, प्रधानमंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, एनएसए हो, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष हो, कोर कमांडर हो, उनकी तरफ से जिस तरीके से लगातार बयान दिए जा रहे हैं, उधर से आसिम मुनीर कह रहा है कि भैया अब की बार जो होगा पूर्वी सीमा से होगा। इधर मोहम्मद यूनुस भारत को परेशान करने के लिए हर वो कदम उठा रहा है कि भारत कोई ना कोई एक्शन कर दे। तो ये जो सब घटनाएं हो रही हैं, ये सामान्य नहीं है, निश्चित तौर पर एक अंडर करंट है। अब बहुत लोग कहेंगे कि आप तो ये बहुत दिनों से कह रहे हैं, कुछ एक्शन क्यों नहीं हो रहा। जिस दिन होगा ना, वो इतना तेजी से होगा कि शायद संभलने का और समझने का टाइम भी नहीं मिलेगा। और भारत शायद उसी अंडर करंट को समझ रहा है। तो भारत बांग्लादेश के अंदर एक इवैक्यूएशन प्लान चला रहा है। पूर्वी और पश्चिमी दोनों सीमाओं की बात करूंगा आज। तो निश्चित तौर पर कोई ना कोई ऐसा इनपुट अजीत डोभाल, भारतीय एजेंसीज या पीएमओ के पास है कि बांग्लादेश में कुछ होने जा रहा है। इसलिए भारत ने अपनी जितनी भी एम्बेसीज और ऑफिसेज हैं, चिटागोंग के अंदर, सिलहट के अंदर, राजशाही के अंदर, खुलना के अंदर, वहां पर जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं, जितने भी अधिकारी काम करते हैं, उनके फैमिली मेंबर्स को कहा है कि आप जल्दी से जल्दी बांग्लादेश छोड़ दीजिए। कुछ देश ऐसे हैं जो नॉन फैमिली पोस्टिंग होती है, इराक है, पाकिस्तान है, सूडान है, ईरान भी उस कैटेगरी में आ रहा है। धीरे धीरे बहुत सारे ऐसे देश हैं जो नॉन फैमिली पोस्टिंग होती है। वहां आपकी फैमिली को खतरा हो सकता है, परेशानी हो सकती है, एक्सट्रीम कंडीशंस मानी जाती हैं। वही बांग्लादेश बन रहा है, क्योंकि जैसे जैसे इलेक्शन की तारीख पास आती जा रही है, 12 फरवरी को चुनाव है, और अब एक दो दिन में पूरा का पूरा जो इलेक्शन कैंपेन है वो परवान चढ़ने लगेगा। और ये मानकर चलिए, जो मोहम्मद यूनुस है वो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा कि ये चुनाव हो। पहले वो पूरा प्रयास करेगा चुनाव होना ही नहीं चाहिए, और मान लीजिए चुनाव होता है तो रिजल्ट नहीं आए, उससे पहले ही एक बड़ा वायलेंस कर दिया जाए। मान लीजिए रिजल्ट आ जाते हैं तो ये पूरा का पूरा माहौल तैयार किया जाए, जो जिहादी एलिमेंट है, जो रेडिकलाइज्ड एलिमेंट है, कि भैया वो उस रिजल्ट को एक्सेप्ट ना करे और पूरे के पूरे में बांग्लादेश में आग लगा दे और एक बड़ा क्राइसिस सिचुएशन भारत के लिए खड़ा कर दे, खासकर चिकन स्नैक पे। कैसे, वो भी बता रहा हूं, उससे भी जुड़ी दो घटनाएं हैं, और वो प्लान एग्जीक्यूट होना शुरू भी हो गया है। इसीलिए मोहम्मद यूनुस ने जो 700 लोग, जो 700 छुड़वाए थे ना जेल में से, जैसे ही इसने बांग्लादेश में इलीगल तौर पर सत्ता कब्जा किया था, 700 छुड़वाए थे। तो उसमें अंसारुल बांग्ला, जमातुल मुजाहिदीन, हरकतुल जिहाद अल इस्लामी, हिजबुल तहरीर, जमात अंसार हिंदल करके कुछ आतंकी संगठन हैं। इनके वो लोग हैं, इनको ये पूरी ड्यूटी दी गई है कि आपको वो क्योस एग्जीक्यूट करना है बांग्लादेश के अंदर, क्योंकि ये नहीं चाहता कि बांग्लादेश में जो शांति है वो आए, क्योंकि ये तो वो हॉटस्पॉट तैयार करना है ना भारत के लिए। तो जो लोग इनके पीछे हैं वो कैसे चाहेंगे कि यहां शांति हो जाए। मान लीजिए तारिक रहमान आ भी गया बांग्लादेश में एज ए रिप्रेजेंटेटिव, डेमोक्रेटिक प्रोसेस के तहत इलेक्शन होना है, क्योंकि खालिदा जिया मर रही हैं, मतलब जब वो बिल्कुल डेथ बेड पर थी, इसलिए तारिक रहमान को लाया गया था। अगर वो जिंदा होती, तारिक रहमान कभी भी नहीं आता, लेकिन आपको एक ऑल्टरनेटिव तैयार रखना था, इसलिए तारिक रहमान को लाया गया। और तारिक रहमान यूके में रहा है इतने साल, तो निश्चित तौर पर MI6 से लेकर CIA तक का संपर्क क्या रहा होगा मुझे बताने की जरूरत नहीं। लेकिन यह व्यक्ति चाहेगा ही नहीं किसी भी तरीके से डेमोक्रेटिक तरीके से तारिक रहमान को भी सत्ता सौंपी जाए, कारण कल को भारत से भी संपर्क करेगा। यहां तो वो सिस्टम चाहिए कि भारत से किसी भी तरह का संपर्क टूट जाए। ये तो इंतजार कर रहे हैं कि जो सेना अध्यक्ष है ये कब रिटायर हो। 2 बार तख्ता पलट का प्रयास कर दिया गया। तो हर वो प्रयास हो रहा है बांग्लादेश के अंदर कि किसी भी तरीके से संबंध बेहतर ना हो। अभी पिछले 48 घंटे में 2 और हिंदू कर दिए गए, एक तो केले के विवाद में कर दिया गया। तो इसका मतलब यह है कि जानबूझकर वो नब्ज दबाई जा रही है ताकि भारत परेशान हो, और ये चीजें बार बार की जा रही है। इसके अलावा जो इनपुट है वो इनपुट ये है कि भारत के अंदर जो 7 अक्टूबर में हुआ था ना इजराइल में, कुछ वैसा करने का प्रयास है ईस्टर्न फ्रंट से। ये सैफुल्ला कसूरी
उसने भी भाषणबाजी की थी इधर, और उसके अगले दिन दिल्ली में ब्लास्ट होता है। अभी वो मौलाना डीजल भी जा रहा है बांग्लादेश। बहुत सारे ऐसे रेडिकलाइज्ड एलिमेंट हैं जिन्हें बांग्लादेश लाया जा रहा है ताकि वहां उस रेडिकलाइजेशन की फैक्ट्री को और तेज किया जा सके। और खबर यह है कि भारत में 7 अक्टूबर जैसा कुछ करने का प्रयास है ईस्टर्न फ्रंट से। तो जो कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल है और जो काली माता का मंदिर है वो भी पॉइंटेड किए गए हैं, ऐसा रिपोर्ट्स है। इसके अलावा और बहुत सारी एम्बेसीज हैं बाहर, कनाडा है, यूके है, अलग अलग जगह है, तो वहां पर भी प्रयास है क्योंकि ये बांग्लादेशी एलिमेंट, ये बांग्लादेशी डायस्पोरा तो वहां भी रहता है, पाकिस्तानी डायस्पोरा भी वहां रहता है, तो उसके माध्यम से एग्जीक्यूट करने का प्रयास है। इसीलिए जो भारत है वो इवैक्यूएशन प्लान चला रहा है क्योंकि चुनाव के बाद जब पोस्ट पोल वायलेंस हो सकती है उसकी संभावना है। और अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है भारत के साथ, तो भारत अगर कोई एक्शन लेता है, ये एम्बेसीज अभी चलती रहेंगी, जो लोग हैं वो काम करते रहेंगे, लेकिन फैमिलीज वहां से इवैक्यूएट कर दी हैं। जितनी भीड़ कम हो उतना अच्छा है, ताकि भारत को कल को कोई कार्यक्रम करना पड़े तो ये खतरा ना हो कि जैसे ईरान ने अमेरिकन एम्बेसी में बंधक बनाकर रख दिया था और कितने 444 दिन या कुछ ऐसे दिन वो बंधक रहे थे, वो सिचुएशन ना आए, हॉस्टेज सिचुएशन ना हो जाए, किडनैपिंग ना हो जाए, टारगेट किलिंग ना हो जाए परिवार वालों की, तो वो ऑलरेडी वो निकालना शुरू कर दिया है। और डेस्परेशन इस हद तक है बांग्लादेश में कि जो चाइनीज एनवॉय है बांग्लादेश के अंदर, उसे चिकन स्नेक पे ले जाया गया। जो लाल मिनीर हाट का इनका बंद पड़ा हुआ एयरबेस था, उसको चाइना की मदद से रिवाइव किया जा रहा है। तिस्ता वाटर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के नाम पर चिकन स्नेक पर उसे ले जाया गया। और भारत ने ये कहा भी था बांग्लादेश से कि जो तुम आईएसआई के लोग भी ले गए थे ना, ये 3 हेलीकॉप्टर में बैठ के गए थे, मैंने उसके ऊपर प्रॉपर एपिसोड किया था। आप आईएसआई को चिकन स्नेक के पास जानबूझ कर ले जा रहे हैं, मैसेजिंग है, चाइना को ले जा रहे हैं कि तिस्ता को जो रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है तिस्ता वाटर वाला, भैया अब चाइना करेगा इसे, और चिकन स्नेक पे जानबूझ के ले जा रहे हैं क्योंकि भारत का एक तरीके से वल्नरेबल पॉइंट है वो। तो ये प्रयास भी वहां से किए जा रहे हैं। तो मतलब कांस्टेंट उंगली करना है। उसके अलावा भारत में भी 0.5 फ्रंट किस तरीके से एक्टिव है वो मुर्शिदाबाद में देखिए। मुर्शिदाबाद है, मालदा है, कालियाचक है, ये वो इलाके हैं जो एक खास डेमोग्राफी के हैं, और उसके ठीक उधर जाते ही आपको बांग्लादेश दिखाई देगा। और वो था ना अंसारुल बांग्ला वाला या जमात इस्लामी वाला था, कौन था, उसने जेल से निकलते ही क्या कहा था कि भारत में तो हमारे 50 लाख घूम रहे हैं, हमें तो कोई मिसाइल प्लेन भेजने की जरूरत नहीं है। और वो मुर्शिदाबाद में होता दिखाई दे रहा है। एक व्यक्ति जो झारखंड में मर जाता है, उसका नाम लेकर, उसका बहाना बनाकर आपने मुर्शिदाबाद को भारत से, रेलवे के कनेक्ट से बिल्कुल काट दिया। और ये वो चौक पॉइंट है, ये वो जगह है। आपने देखा जब किशनगंज में ये प्रपोजल रखा गया कि यहां मिलिट्री का बेस बनना चाहिए, तो वहां पर वहां के एमएलए और एमपी ने विरोध किया, एआईएमआईएम वाले। अब मुर्शिदाबाद में 3 दिन से संपर्क कटा हुआ है। यानी ये छोटे छोटे प्रयास हैं, छोटे छोटे एक तरीके से पायलट प्रोजेक्ट हैं, देखना है कि भारत का रिस्पॉन्स क्या रहेगा। यही तो कह रहा था ना शर्जील इमाम कि भैया हम नॉर्थ ईस्ट को काट देंगे, वहां मवाद भर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। तो आपने किशनगंज में टेस्ट किया, क्या रिस्पॉन्स रहता है? आप मुर्शिदाबाद में चेक कर रहे हैं, क्या रिस्पॉन्स रहता है? 3 दिन से संपर्क कटा हुआ है। किस बात से? कि झारखंड में कुछ हो गया, किसी ने कर दिया, वो मर गया तो हम मुर्शिदाबाद को जला देंगे। और चिकन स्नेक के पास और किस हद तक बांग्लादेश से सटा हुआ इलाका है, डेमोग्राफी आप देख लीजिए। और छोटे छोटे बच्चे रेलवे ट्रैक पे पत्थर डाल रहे हैं, और गदर काटा हुआ है आपने उस पूरे इलाके में। तो किस तरीके से जो वल्नरेबल पॉइंट्स हैं, जो चोक पॉइंट्स हैं, उसके ऊपर आप तैयारी कर रहे हैं कि कल होगा तो क्या करेंगे। ये वो सारी चीजें हैं। तो जिस तरीके से जो पूर्वी सीमा है भारत की, उस पे आपको परेशान करने की तैयारी है। वो छोटी छोटी ये चीजें चलती रहेंगी और किसी दिन ये एस्केलेट होंगी, लेकिन भारत निश्चित तौर पर इसके लिए तैयार है। इसलिए जो एयरफोर्स चीफ है, उन्होंने आज जो बयान दिया बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा ताकत होना बहुत जरूरी है और वो भारत पे है, लेकिन वो इंटेंट भी होनी चाहिए कि आप उसका इस्तेमाल कर सके। यही फर्क है प्री 2014 और पोस्ट 2014। ताकत आप पे भी थी, 26/11 के समय आप पे उतनी ही ताकत थी। अगर आप कंपेयर करें, भाई
हमारे पास जेट कम होंगे, टेक्नोलॉजी कम होगी, तो पाकिस्तान पे भी तो कम थी। तो जो वो डिफरेंशियल था वो तब भी उतना ही था, अब भी उतना है, अब कुछ बल्कि थोड़ा ज्यादा है। भारत जवाब दे सकता था, लेकिन वो इंटेंट नहीं थी, और अब जो इंटेंट है वो हम दिखा रहे हैं। ये हुई पूर्वी सीमा की बात। अब बात पश्चिमी सीमा की। वहां पर भी जो लश्कर ए तैयबा है और जो आईएसकेपी है, उसका ज्वाइंट हेडक्वार्टर बनाया जा रहा है खैबर पख्तूनख्वा में, कि भैया इन दोनों को एक साथ लाया जाए, इनकी एक्सपर्टीज को मिलाया जाए, इनके लड़ाकों को तैयार किया जाए, और इस बार यह प्रयास है कि इसके अंदर जो अफगान टेररिस्ट हैं उनको इन्वॉल्व किया जाए, ताकि जब ये कोई ऑपरेशन करें भारत के अंदर, तो ये दिखाया जा सके भैया ये तो पाकिस्तानी है ही नहीं, ये तो पाकिस्तान के पंजाब के नहीं है, ये तो ना बलोची हैं, ना कोई और हैं, सिंधी हैं, ये तो अफगानी है जो आए हैं, हमारी क्या गलती है। वो करने का प्रयास है। अभी उसमें 12 आतंकी हैं, उसे बढ़ाकर 60 तक किया जा रहा है, और डुअल पर्पस है। उधर टीटीपी से लड़ेंगे, अफगानियों को जवाब देंगे, इधर भारत के साथ करने का प्रयास है। तो ऑलरेडी ये जो हेडक्वार्टर है ये स्थापित करने की बात चल रही है, और कर दिया है। जो वहां का एक्स कोर कमांडर है आमिर एहसान नवर, ये सब कर रहा है एलटीटी के सेक्टर कमांडर के साथ मिलकर। तो धीरे धीरे वहां पर भी तैयारियां शुरू हो रही हैं। उसके अलावा एक वाटर ब्रिगेड या एक वाटर बॉन्ड यूनिट बनाई जा रही है, पानी के लड़ाके। ऑलरेडी 135 स्कूबा डाइवर्स तैयार किए गए हैं कि भारत में किस तरीके से इन्फिल्ट्रेट किया जाए। क्योंकि अगर आप वेस्टर्न बॉर्डर पर देखेंगे पाकिस्तान के साथ, ईस्टर्न पर भी यही है, तो बहुत सारे नदी नाले हैं, अलग अलग नदियां हैं, उनकी ट्रिब्यूटरीज हैं, तो आप उनको पार कैसे करके जाएंगे। क्योंकि जब अब बर्फ पिघलनी शुरू हो जाएगी, अप्रैल मई के आसपास से ही जब शुरू हो जाएगा, पानी का फ्लो बढ़ जाएगा, सब चीजें होंगी, तो आप कैसे आएंगे। आपने जो जमीन है उसमें तो फेंसिंग कर दी, सेंसर्स लगा दिए, रडार लगा दिए, बहुत कुछ है, लेकिन वो पानी के अंदर किस तरीके से आप काम करेंगे, उसके लिए स्कूबा डाइवर्स तैयार किए जा रहे हैं। पूरी फौज तैयार हो रही है। 135 लोग अब तक जो रिपोर्ट है ऐसे स्कूबा डाइवर्स तैयार कर लिए हैं, और जो सैफुल्ला कसूरी है, जो डिप्टी है एलईटी का, वो सब कुछ कर रहा है इस कार्यक्रम को। तो इसका मतलब वहां से भी तैयारी की जा रही है। मेरा जो ऑब्जर्वेशन है वो ये कहता है कि जब अमेरिका ईरान के अंदर कोई प्लान एग्जीक्यूट करेगा, इस हफ्ते करेगा, अगले हफ्ते करेगा, तब भी करेगा, निश्चित तौर पर करेगा। अब बस इतना है कि ग्रीनलैंड पहले होगा कि ईरान पहले होगा। अब ये नहीं पता ग्रीनलैंड के लिए ईरान डाइवर्जन है कि ईरान के लिए ग्रीनलैंड डाइवर्जन है, जो भी है दोनों होंगे, लेकिन जिस दिन ईरान होगा उसी टाइम फ्रेम में, उसी दौरान, उसी के आसपास पाकिस्तान भारत में कोई बड़ी घटना करेगा। फिलहाल इनपुट 26 जनवरी का है। पंजाब के लिए भी इनपुट आ रहा है कि पंजाब वाला जो बॉर्डर है उससे भी शायद कुछ करने का प्लान है। लेकिन जो असेसमेंट, जो कम से कम मुझे लगता है, अब वो तो क्या कब करेंगे, क्या करेंगे, वो तो निश्चित तौर पर एजेंसीज के पास ज्यादा जानकारी है, लेकिन जो प्रथम दृष्टया लगता है कि उस दौरान पाकिस्तान कुछ ना कुछ मिस एडवेंचर करने का प्रयास करेगा। वो चाहेगा कि जब ईरान के अंदर कार्यक्रम चल रहा हो तो भारत की ये मजबूरी हो जाए, क्योंकि वो टेररिस्ट अटैक होगा, वो मिस एडवेंचर होगा, तो भारत पाकिस्तान को जवाब दे। वो चाहेगा भारत कुछ ना कुछ ऐसा करे, और जब अमेरिका उसे कहेगा कि मत करो क्योंकि हम ईरान में बिजी हैं, और भारत की डोमेस्टिक जो ऑडियंस है उसका ये दबाव होगा कि भैया तुम कर क्यों नहीं रहे हो, तो भारत की सरकार मजबूरन कुछ करे, तो वहां पर वो डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट मेरा नहीं रह जाएगा, फिर अमेरिका वर्सेस इंडिया होगा। अमेरिका कहेगा अच्छा तुम मेरी नहीं मान रहे, मैं तो इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में फंसा हुआ हूं, यहां मुझे पाकिस्तान की जरूरत है, मैंने इसलिए इतना खर्चा किया था, और तुम इसे पीट रहे हो, यानी तुम ईरान के साथ हो। ठीक है, वो उस खेमे में खड़ा करना चाहेगा। और इस दौरान क्योंकि वो जो पूरा ईरान ऑपरेशन है वो इजराइल चाहता है, तो इजराइल भी भारत के ऊपर दबाव बनाएगा कि आप मत करिए, और वो भारत का बहुत अच्छा दोस्त है। और अगर ये होता है तो भारत के लिए वो सिचुएशन होगी कि अमेरिका, इजराइल जो कर रहे हैं, इस बीच भारत कुछ करे या ना करे, ना करे तो दिक्कत, करे तो दिक्कत। ये तैयारियां उस समय के लिए, जो मौलाना मुनीर है ना, जो ये कह रहा है कि पाकिस्तानी आर्मी नहीं है, इस्लामिक फौज है, वो इतनी दूर का सोच रहा है। और जो हमास वाले भी उसने अपने यहां बुलाए हैं ना,
उसने दो कारण से बुलाए हैं। पहला तो वो जो एक्सपर्टीज है हमास वालों की, जो 7 अक्टूबर में उन्होंने करके दिखाया, या जो और बहुत सारी चीजें वो करते हैं, वो चाहता है कि वो जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्स है, एलईटी, हिजबुल मुजाहिदीन, ये सब है, इनको ट्रेन करें, इनको बताए वो चीजें। और दूसरा उसका मकसद ये था, क्योंकि हमास पाकिस्तान में होगा तो इजराइल निश्चित तौर पर ये कहेगा कि क्योंकि हमास पाकिस्तान के साथ है, हमास पाकिस्तान वाले मिले हुए हैं, तो मैं पाकिस्तान की आइडियोलॉजिकली मोटिवेटेड फोर्स को अपने यहां नहीं आने दूंगा। और जो ये नहीं भेजना चाहता था, ये खुद कहता मैं नहीं भेजूंगा, तो ट्रंप इसकी बाहें मरोड़ देता। अब तो ये खुद कहेगा अरे हम तो आना चाहते थे, इजराइल वालों ने मना कर दिया, क्योंकि इसे डर था अगर मैंने वहां फौज भेज दी, सऊदी में फौज भेज दी, तो भारत अगर कुछ करेगा तो भैया फिर तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। और जो मेरे साथ के, जो मेरे नीचे के अधीनस्थ अधिकारी हैं, वहां रिवोल्ट ना हो जाए उस सेना के अंदर कि भैया तुमने सारी फौज तो बाहर भेज दी और यहां भारत के खिलाफ मिसएडवेंचर भी कर दिया, अब कैसे लड़े। तो उस इंटरनल डायनामिक्स को साधने के लिए इसने ये सारा खेल रचा, और भारत भी बखूबी समझ रहा है। तो इस बार आप बांग्लादेश में कोई प्लान बनाइए, आप नॉर्थ ईस्ट में सिलीगुड़ी कॉरिडोर में कोई प्लान बनाइए, आप पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में कुछ करिए। इस बार जो जवाब होगा वो डीकैपिटेशन स्ट्राइक्स होंगी। जो टॉप लीडरशिप है ना, जो हिजबुल्लाह के साथ हुआ, ध्यान रखिएगा कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जब तक चोट आपके माथे पे नहीं लगेगी ना, जब तक आपको जमीन का नुकसान नहीं होगा। अब तो आप कुछ भी कह दीजिए, हमने 10 रफेल गिराए, 12 गिराए, 25 गिराए, 36 थे भारत पे, आप कह दो हमने 136 गिराए। फेंकने में थोड़ी जाता है, इतना फेंक रहे हो थोड़ा और फेंक दो। लेकिन जब ये नुकसान होगा तो तब आप क्या करेंगे, उसके लिए अपने आईएसपीआर को तैयार कीजिए, उस प्रोपेगेंडा के लिए आईएसपीआर को तैयार कीजिए। तब कौन सी एडिटिंग करेंगे, तब कौन सी वीडियो बनाएंगे, तब कौन सा बैकग्राउंड म्यूजिक लगाएंगे। और भारत किस हद तक सीरियस है पाकिस्तान के लिए, आप इस बात से समझिए कि पोलैंड का फॉरेन मिनिस्टर भारत आया हुआ था, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें जयशंकर ने सीधा साफ साफ मुंह पे कह दिया, कोई मेहमान होने की भी शर्म नहीं रखी, कि भैया ऐसा है, जहां हमारे नेबर में टेररिज्म हो रहा है ना, उसे फ्यूल मत कीजिए, उसका साथ मत दीजिए। क्योंकि यही फॉरेन मिनिस्टर था ठीक उसके ऑपरेशन सिंदूर के कुछ महीने बाद ये पाकिस्तान में जा रहा था और कश्मीर मुद्दे में अपनी टांग अड़ा रहा था। अब जब भारत आया है तो भारत ने साफ संदेश दिया कि नथिंग, किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कोई तीसरा प्लेयर नहीं। हमने अमेरिका को एक्सेप्ट नहीं किया, ये पोलैंड क्या है, बल्कि पोलैंड के 350 बच्चे हमने बचाए थे नवानगर के महाराज ने द्वितीय विश्व युद्ध में। वो अलग बात, उनकी मूर्ति वगैरह है वहां पे, सड़क है शायद उनके नाम पर। तो भैया हमने एहसान किया, हमने तुम्हारी मदद की, हम ईयू के साथ एफटीए साइन कर रहे हैं जिसका तुम मेंबर हो, तुम्हें फायदा होगा उस चीज का, और तुम जाकर उसके साथ खड़े हो जाकर हम शांत रहेंगे। तुम्हें लग रहा है $2-4 बिलियन के लिए भारत को ये अरे पोलैंड ना घबरा, पोलैंड के साथ दिक्कत ना हो जाए, ईयू के साथ आपको लग रहा है $2-4 बिलियन के लिए भारत अपनी नेशनल सिक्योरिटी के लिए कॉम्प्रोमाइज करेगा? पाकिस्तान नहीं है। तो संदेश पोलैंड को जाना हो, पाकिस्तान को जाना हो, बांग्लादेश को जाना हो, कहीं पर भी जाना हो, स्पष्ट है, नो कॉम्प्रोमाइज ऑन सिक्योरिटी। तो रिपब्लिक डे पर जिस तरीके से थ्रेट परसेप्शन है, हर साल होता है। अभी किसी का फोन आया था मुझे, अरे वो सुना है रिपब्लिक डे पे कुछ हो रहा है। मैंने कहा वो हर बार होता है, इस बार थोड़ा ज्यादा हो रहा होगा तो भागा दौड़ी ज्यादा करनी पड़ गई है, तो क्या दिक्कत है? तो ज्यादा गर्दन मोड़ी भी जाएगी इस बार अगर कुछ हुआ तो। बाकी अपनी एजेंसीज पर, अपनी सिस्टम पर भरोसा रखिए, और जो होगा देश खड़ा है, देख फिर जवाब भी उसी तरीके से, उसी भाषा में, उससे बेहतर भाषा में दिया जाएगा। तो ये तो वो भी समझते हैं ना। खैर, इन सब चीजों में जो भी डेवलपमेंट होगा वो भी आपके साथ लेके आता रहूंगा। आपको ये वीडियो विश्लेषण कैसा लगा? वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।